हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दयाल चौधरी, टीम सीएलसी केमिस्ट्री फैकल्टी। केमिस्ट्री पंच में अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग दो पंच अपन पहले देख चुके हैं। पंच 15वां 16वां, आज अपन पंच 17वां डिस्कस करेंगे, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो दो वीडियो आपको मिल चुके हैं, एक तो केमिकल बॉन्डिंग का और एक पीरियोडिक टेबल का। हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो, उसके अंदर अपन ने पूरा चैप्टर इन्वॉल्व किया है। मैं जहां तक समझता हूं कुछ भी चीज अपन ने छोड़ी नहीं है, कोई एक दो माइनर सी चीज रह गई हो जो क्वेश्चन से रिलेटेड ना रही होगी, वो अलग बात है। उसी सीरीज में अपन है आगे चलते हुए आज इसको 17वें एपिसोड को देखेंगे। तो एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीड होता है, ठीक है? तो वहां पे थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्लियर? आज पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। क्लियर? तो अपन यहां करते हैं, एक बार डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं उनका देखते हैं। डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो आता है आपका n-1d 1 to 10, ns आपका 1 2। क्लियर? n-2 f यह आपका होना चाहिए अब्सेंट, तब ये कॉन्फ़िगरेशन आपका सही माना जाएगा। कौन सा? ये वाला। फिर दूसरी चीज एक ये हो सकता है n-2 f 14 n-1d 2 to 10 ns 1 2, तो ये भी आपके डी ब्लॉक का होगा। ध्यान रखना, अगर आपका n-2 f प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट फिल होना चाहिए और डी में 2 से 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्लियर? अगर आपका n-2 f प्रेजेंट है और डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा आपका रिलेटेड रहेगा किससे? एफ ब्लॉक से। क्लियर? इसलिए मैंने यहां पे बात की है 2 से 10 इलेक्ट्रॉन की। क्लियर? तो यहां पे आ जाओ, जो कॉन्फ़िगरेशन आपका डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं? अपन डी ब्लॉक वालों को तो कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वालों के लिए आपका यही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। फिर अपन इसी सीरीज में एक और पढ़ते हैं, नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनका पेनल्टीमेंट और आपका उपांत्य बोले तो वो सेल कंप्लीटली फिल्ड हो, तो उनके लिए नॉन ट्रांजिशनल के लिए क्या होता है? नॉन ट्रांजिशनल क्या होता है? n-2 f कंप्लीटली फिल्ड होगा, n-1d भी कंप्लीटली फिल्ड होगा और ns2 इसमें भी कंप्लीटली फिल्ड होंगे। या आप ये मान लो n-1d 10 और ns2, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो दो सीरीज होगी, एक तो कौन सी? ट्रांजिशनल के लिए, ये नॉन ट्रांजिशनल के लिए। यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए पूछा है, तो अपना कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है? थर्ड। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेंथेनोइड कंट्रक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, आपका जो लेंथेनोइड कंट्रक्शन है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? लेंथेनोइड संकुचन की बात कर रहा है। सबसे पहले यार देखो, लेंथेनोइड संकुचन होता है क्या है? तो देखो, जब भी आप एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हो तो जो लेंथेनोइड सीरीज है उसमें इलेक्ट्रॉन किसमें पर आ जाता है? 4f सीरीज, 4f सबसेल में। अब 4f जो पेरियोडिक सबसेल है ना, वो थोड़ी डिफ्यूज्ड है, विस्तृत है कहने का मतलब। इस वजह से वहां पर जो शेल्डिंग इफेक्ट होता है, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो कम होता है। और आपको पता है जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है तो जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। क्लियर? आप ये ध्यान रखो, 4f कैसा है? डिफ्यूज्ड है। इस वजह से इसका जो शेल्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब शेल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा तो जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्ट इंक्रीज होने का मतलब है साइज आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये ध्यान रखो, 4f सीरीज में जब L2R अपन चलते हैं तो आपकी साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। राइट? फिर आगे अपन इसको थोड़ा सा देखते हैं।
इनकी पोजीशन जिनका यहाँ पे कंपैरिजन करवा रहा है, ठीक है, इसी से देखेंगे अपन आगे। तो थोड़ा देखो 4D सीरीज में, फिर 5D सीरीज, और ये आपकी कौन सी आ गई 3D सीरीज। मतलब ये तो आपका बात कर रहा है 4th सेल की, ये 5th सेल की, और ये 6th सेल की। 4th बी से ये अप्लाई होता है लेंथ एनोड कंट्रैक्शन, तो 4th भी ध्यान रखना। कहने का मतलब 4th बी से लेकर के ये 2nd बी तक अप्लाई होता है। कहने का मतलब 4th से लेकर के 12 तक ये अप्लाई होता है डी ब्लॉक में। क्लियर। अब देखो इसमें 3D सीरीज से 4D में जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी। फिर क्या होगा, यहां पर 4D के बाद में और 5D से पहले यहां पे इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 4F सीरीज में गया है। 4F की साइज क्या है, डिफ्यूज्ड है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, शेल्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा। तो साइज आपकी लेंथ एनोड सीरीज में लगातार क्या हो रही थी, कम हो रही थी। इस वजह से क्या होगा, यहां पर इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम रह जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लेंथ एनोड कंट्रैक्शन। लेंथ एनोड को मैं LN से शो कर रहा हूं यहां, ठीक है। ऐसे ही आप 6D में जाओगे तो वहां एक्टिनोइड सीरीज फिलअप होगी, और वहां पे भी यही जैसे लेंथ एनोड कंट्रैक्शन होता है, एक्टिनोइड कंट्रैक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो बस सिंपल सी चीज है, यहां पर साइज क्या होगी, लेंथ एनोड कंट्रैक्शन की वजह से सेम आएगी। तो आप मैच कर लो, ये आपका कौन सी सीरीज का है, 4D सीरीज का, ये भी 4D सीरीज का, मतलब यहां पर तो नहीं लगेगा। ये आपका कौन सी सीरीज से है, 4D से, ये भी आपका किससे है, 4D से, मतलब यहां पे भी नहीं लगेगा। ये आपका कौन से है, 4D सीरीज से, ये कौन सी से है, 5D सीरीज से। अब सीरीज तो ये आ गई जहां पर लेंथ एनोड कंट्रैक्शन हो सकता है। अब ये देखना है कि एक ही ग्रुप के हैं क्या। तो आप देख लो, अगर मैं 4th B ग्रुप बनाता हूं तो क्या होता है, टाइटेनियम हो गया, उसके नीचे कौन हो गया आपका, फिर इसके नीचे कौन आ गया, तो समझ गए होंगे आप, 72, 40 और ये आपका 22। तो देखो यहां पे साइज इंक्रीज होती है, लेकिन यहां ऑलमोस्ट सेम होगी। रीजन क्या हो गया, लेंथ एनोड कंट्रैक्शन। तो अपना आंसर कौन सा चला गया, 3rd चला गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडी ऑफ, ये ट्रिवियम, ये +3 आयन है भाई, ये ध्यान रखना। क्लियर, +3 आयन है। टाइपिंग में हो गया, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो इनमें आपको क्या करना है, आयनिक रेडी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो आयनिक रेडी का जो ऑर्डर बताया जाएगा, तो आप यहां पे देखो ये लेंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट है। क्लियर, ये लेंथेनोइड लेंथेनम है। तो आप यहां से देखो, अपन ने पहले कहा, पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि लेंथेनोइड सीरीज में L2R चलते हैं तो साइज क्या होती है, कम होती है। किसकी वजह से, लेंथेनोइड कंट्रैक्शन की वजह से। तो सबसे स्मॉल तो कौन सा हो गया, लार्ज तो कौन सा हो गया, लेंथेनम +3। इससे स्मॉल कौन सा हो जाएगा, यूरोपियम +3, और इससे स्मॉल कौन सा चला जाएगा, एलियम +3। अब सवाल ये उठता है कि ये कहां जाए। तो आ जाओ आप 3rd B बनाओ, स्कैंडियम, ये आपका यट्रिबियम, फिर उसके बाद में लेंथेनम और ये एक्टिनम। तो आपको पता है लेंथेनोइड कंट्रैक्शन तो लेंथेनम के बाद से लगेगा, इससे पहले तो कोई कंट्रैक्शन है ही नहीं ना, क्योंकि सीरीज तो इसके बाद में भरी जा रही है। इसीलिए मैंने उस सवाल में डिस्कस किया था, तो मैंने क्या कहा था कि वो आपका 4th से 12 ग्रुप तक लगेगा। मैंने आपके 3rd ग्रुप की तो बात ही नहीं की थी, वो इसीलिए नहीं की थी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल सी है, ये आपका ये ट्रिबियम है, स्मॉल होगा किससे, लेंथेनियम से। ठीक है, तो अब कितना छोटा होता है, क्या इनसे भी स्मॉल हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये आपका कहां पर जाएगा, साइज है यहां पे जाएगा आपका। तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ये आ गया, राइट, बिल्कुल। तो आप 3rd आंसर इसका हो गया। एक चीज का ध्यान रखना, ये साइज के डी ब्लॉक में या लेंथेनोइड में कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें अपना रूल क्या होता है, थोड़ा एक्सेप्शन में चला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे सवालों को करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक में सिंपल सा है, जब ब्लॉक सिस्टम शुरू हो जाए ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बढ़ाओ। थ्योरी एक बार पढ़ ली, उसके बाद में कोई समझने जैसा ज्यादा मुद्दा इसमें होता नहीं है। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा सोल्व करोगे, तो आप नए नए ऑर्डर फेस करोगे। क्लियर, तो वहां से आपको ये ध्यान पड़ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय एक्टिनोइड देन द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथेनोइड। यह कह रहा है कि लेंथेनोइडों की कंपैरिजन में एक्टिनोइडों के द्वारा ऑक्सीडेशन अवस्थाएं क्या होती हैं, ज्यादा प्रदर्शित की जाती है। जैसे ये कहा जाता है कि लेंथेनोइड एक्टिनोइड, इनकी जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेज है वो है +3।
मतलब लेंथेनोइड सीरीज वालों की ऑक्सीकरण अवस्था +3 सामान्य होती है और एक्टिनोइड की भी +3 होती है। इसके अलावा लेंथेनोइड के क्या करते हैं, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के लिए, मतलब हाफ फिल और फुल फिल, जैसे ऐप में 6-7 होने वाला हो तो वहां पर वो थोड़ा अलग ऑक्सीडेशन स्टेज शो कर सकता है इसके लिए, या फिर ऐप में 14 बचने वाला हो उस समय वहां पे थोड़ा अलग शो कर सकता है। तो F0, F7, F14 की स्टेबिलिटी की वजह से वो कई बार +2 भी शो कर जाते हैं, कई बार +4 भी शो कर जाते हैं। बाकी लेंथेनोइड में जनरली +3 चलती है। अब यह कह रहा है कि इनमें तो +3 चल रही है, ठीक है, या एक दो ने वेरी कर दी, लेकिन एक्टिनोइड वाले तो वेरिएबल ही देते हैं लगभग। कैसे देते हैं उसका रीजन देखो। देखो आप यूं समझो, एक्टिनोइड सीरीज की मैं बात करूं तो यूरेनियम हो गया वो +6 तक दे देता है। इसके अलावा जैसे आपका प्लूटोनियम हो गया, ये आ गया हो गया, ठीक है, तो ये आपके कहां तक चले जाते हैं, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेज भी आपके दे देते हैं। उसका रीजन क्या है, ये लार्ज नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेज क्यों शो कर रहे हैं। तो देखो यहां पे क्या होता है उसका रीजन समझ लो आप। इलेक्ट्रॉन कहां जाता है इसमें, 5f में जाता है और 4d में जाता है, सॉरी 6d में जाता है। और लेंथेनोइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, 4f और आपका 5d सीरीज में। क्लियर। तो देखो जब d और f के इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व कब होंगे, जब इनके बीच एनर्जी डिफरेंस कम हो। क्लियर। और यहां के दोनों कब इन्वॉल्व होंगे, जब दोनों का एनर्जी डिफरेंस कम हो। तो एक्चुअली क्या होता है, यहां थोड़ा लार्ज एनर्जी डिफरेंस होता है तो एफ वाले बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो जो बॉन्डिंग होती है वो या तो एस और डी की वजह से ही होती है। तो एस में 2 होते हैं, डी में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये +3 देता है जनरली। लेकिन यहां अपन बात करें तो इन दोनों के बीच क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस इनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, या ये मान लो इन दोनों की एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। इस वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन में डी वाला भी इन्वॉल्व हो जाता है और एफ वाला भी इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर। तो यही हो गया रीजन कि 5f और आपका 6d होता है, इनके बीच क्या होता है, जो एनर्जी डिफरेंस है मतलब ऊर्जा अंतराल है वो कम होता है, इसलिए ये लार्ज नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेज शो करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका AIPMT में भी पूछा हुआ है, ट्रिपली में भी पूछा हुआ है, मतलब ये लैंग्वेज चेंज करके ये क्वेश्चन आपके सामने फेस हो चुका है 2 बार। एक NCERT में आप इसको आराम से देख सकते हो, उस पे भी लैंग्वेज दे रखी है इसकी। तो पहला कह रहा है कि लेजर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f 6d ऑर्बिटल देन बिटवीन 4f 5d। ये कह रहा है कि 5d और 6d कक्षकों के बीच 4f और 5d कक्षकों के कंपैरिजन में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसी की वजह से ये अपना क्या करते हैं, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेज शो करते हैं। क्लियर। लेंथेनोइड की अपेक्षा एक्टिनोइड का आकार बड़ा नहीं, लेंथेनोइड के कंपैरिजन में तो एक्टिनोइड का थोड़ा छोटा ही मिलेगा आपका, ये भी नहीं हो सकता। 5f 6d के बीच एनर्जी डिफरेंस से कम होता है न कि ज्यादा, ये भी गया। लेंथेनोइड की अपेक्षा एक्टिनोइड अधिक एक्टिव होते हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, तो एक्टिव यहां पर एक्टिवनेस का कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप सिंपल सी आप किसके साथ जाओगे, फर्स्ट के साथ यहां पे चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following ion is the most stable in aqueous solution? निम्न में से कौन सा आयन जलीय विलयन में सबसे ज्यादा स्थायी है? तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर गैसेज मीडियम में मैं बात करूं ना तो D5 को अर्धपूरित विन्यास माना जाता है, हाफ फिल माना जाता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन एक्वस मीडियम की बात करें तो एक्वस मीडियम मतलब वाटर आ गया, और वाटर एक लिगेंड की तरह काम में आता है, और जब किसी मेटल के पास लिगेंड आता है तो उसके डी इलेक्ट्रॉन में स्प्लिटिंग हो जाती है, कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है इसके अंदर, जैसे ये N-1d है, 1 2 3 4 5, तो जैसे ही एक्वस मीडियम आएगा, एक्वस मीडियम का मतलब आपका यहां पर क्या आएगा, वाटर आएगा, वाटर आएगा तो वो लिगेंड का काम करेगा, तो इसके डी को क्या कर देगा, स्प्लिटिंग कर देगा इसमें। तो T2G तो नीचे रह गया और ये Eg आपका ऊपर हो गया। क्लियर। अब देखो यहां पे आओ, क्रोमियम, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होता है, आर्गन तक तो सेम रहेगा, उसके बाद में 3d5 4s1 होता है। लेकिन जब मैं क्रोमियम +3 की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहां 0। क्लियर। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां कितने आ जाएंगे, 3। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम में, N-1d में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है।
तो वो 3 ही आप फिलअप कर दो। क्लियर? तो आप एक चीज देखो, ये अलग अलग एनर्जी लेवल पे पहुंच गए ना, तो कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो गया, T2G3 और EG0। तो ये तो पूरा वेकेंट है और इसमें टोटल 6 आ सकते हैं, 3 है, तो हाफ फील्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्वस मीडियम में D3 कॉन्फ़िगरेशन को हाफ फील्ड माना जाता है। किस वजह से? इस वजह से। क्लियर? तो ये मतलब कि यहां पे स्टेबल हो गया। फिर ऐसे ही मैं बात करता हूं, तो ये स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? खैर आगे वाले का और कंपैरिजन कर लेते हैं, अपने को आंसर तो मिल गया। वेनेडियम +3, वेनेडियम आपका कितने नंबर पे आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। तो वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है? तो सीधे वेनेडियम के पास आते हैं, आ जाओ। +3 का ही लिखता हूं मैं सीधे, आर्गन। होता तो क्या है, पहले वेनेडियम का ही देख लो, तो होता क्या है वेनेडियम में? 3D3 4S2। अब वेनेडियम +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करो, ये गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, 2। तो सिंपल सी चीज है, N-1D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे इसमें, एक्वस मीडियम में? 2। तो ये हाफ फिल नहीं हुआ ना, इसका मतलब ये स्टेबल है नहीं है। ऐसे इसकी बात करें टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का क्या हो जाएगा? +3 का आर्गन 3D1 4S0। कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देख लेना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां एक रहेगा, मतलब ये भी स्टेबल नहीं हुआ। फिर मैग्नीज +3 का देख लो, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3D4 5S0 4S0 डन। अब देखो उसका फिलअप करके देखे मैग्नीज का, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 3 तो यहां आ जाएंगे, 4 यहां, तो ये तो हाफ फिल हो गया, लेकिन ये हाफ फिल नहीं है क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एक ही है, मतलब ये भी स्टेबल है नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखो, एक्वस मीडियम में D3 कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा स्टेबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखो, थर्ड बी वाले हमेशा ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर? क्यों? थर्ड बी वाले में देख लो कौन आ गया, स्कैंडियम आ गया, लेंथेनम आ गया और आपका एक्टिनम आ गया। जब भी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेज देंगे तो इनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये तो आर्गन बन जाएगी आपका, ये क्या बन जाएगी आपका? क्रिप्टॉन बन जाएगी, ये आपका क्या बन जाएगी? जीनोन बन जाएगी, और ये आपका क्या बन जाएगी? रेडोन बन जाएगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 2 S के और 1 D के तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेंगे ताकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये +3 शो करता है ओनली। बाकी यहाँ पे ये आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है। थोरियम, ये भी आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, +2 भी देता है, +3 भी देता है, +4 भी देता है। यूरेनियम अभी बताया था ये +6 तक देता है, तो बाकी सब वेरिएबल देंगे। क्लियर? किसको छोड़ गए? ये। तो हमेशा ध्यान रखो, ट्रांजिशनल एलिमेंट में थर्ड बी सीरीज वाले, और थर्ड बी में ए ब्लॉक वाले नहीं, सिर्फ डी ब्लॉक वाले। थर्ड बी ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि थर्ड बी में तो एफ ब्लॉक भी आता है, एफ ब्लॉक वाले तो वेरिएबल देते हैं। तो थर्ड बी में भी सिर्फ कौन सा? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में थर्ड बी वाले वेरिएबल नहीं देंगे। नेक्स्ट, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक का भी दे रखा है एटॉमिक नंबर, कह रहा है कि ये नहीं है। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि ऐसे एलिमेंट, वो एटम जिनका किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब या तो आयनिक स्टेट में या फिर ग्राउंड स्टेट में, जो उनका N-1D है, क्लियर, वो क्या हो? इनकम्प्लीट हो, तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। देखो स्कैंडियम आओ, स्कैंडियम का क्या हो गया? ये आर्गन 3D1 4S2। तो देखो ये आपका क्या है? N-1D, 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने होते हैं? 10। इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेज में फिर डी पूरा फिनिश हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट हो या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, वो आपका ट्रांजिशन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। इसके अलावा जिंक की मैं बात करूं तो जिंक का क्या होता है? आर्गन 3D10 4S2।
तो देखो ग्राउंड स्टेट में n-1d में कितना इलेक्ट्रॉन है 10, पूरा भरा हुआ है। लेकिन मैंने क्या कहा कि आयनिक में अगर इनकम्प्लीट हो गया तो भी चलेगा, ट्रांजिशन माना जाएगा। तो आयनिक कौन सी देता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है। तो आ जाओ +2 में आर्गन 3d10 4s0, ये लो भैया n-1d10 अभी भी ये पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब ना तो ये एटॉमिक स्टेट में इनकम्प्लीट शो कर रहा है n-1d को, ना आपके आयनिक स्टेट में शो कर रहा है, ना ग्राउंड स्टेट में ना आयनिक स्टेट में। इसका मतलब ये नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट है। क्लियर? तो आ जाओ ऑप्शन क्या कहता है, स्कैंडियम +3 है, जिंक +2, आयन आर कलरलेस। तो कलरलेस का ट्रांजिशन का कोई रोल नहीं होता। इन केस ऑफ स्कैंडियम 3d ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड बट इन जिंक दीज आर फिल्ड। बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होते हैं जबकि उसमें कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। क्लियर? ये हो गए बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक। फिर कह रहा है जिंक के संदर्भ में अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जाने से थोड़ा ट्रांजिशनल बनता है या नॉन ट्रांजिशनल बनता है, ये कोई मुद्दा नहीं है। बोथ स्कैंडियम एंड जिंक डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं होते। ऐसे तो फिर स्कैंडियम तो ट्रांजिशनल होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो वेरिएबल देता ही नहीं है। क्लियर? ट्रांजिशनल का मतलब तो यह है कि उसका n-1d क्या हो, पार्शियली कंप्लीट हो। तो ये भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रक्शन इज, मैंने पहले बता दिया था लेंथेनॉइड कंट्रक्शन किस वजह से आता है कि 4f की साइज डिफ्यूज्ड होती है, जिस वजह से उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। तो देखो कौन सा आ गया, ये लो, एफ कक्षकों का नगण्य आवरण प्रभाव नेग्लिबल आपकी स्क्रीनिंग इफेक्ट है किसकी, एफ की। इस वजह से इनका जेड इफेक्ट ज्यादा होता है और यही इसके लेंथेनॉइड कंट्रक्शन का रीजन बनता है। तो आंसर कौन सा आ गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर, ये एलॉय आ गए। एलॉय क्या होते हैं, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन मेटल्स, 2 या 2 से अधिक मेटल्स का जो होमोजीनियस मतलब समांगी जो मिश्रण है वही आपका क्या है, मिश्र धातु। एक चीज का ध्यान रखना भाई, इनके कंपोजिशन आपको याद करने पड़ेंगे एनसीईआरटी से या जहां से आप टीचर ने लिखवाए हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा एलॉय याद करें, पूछ लेता है कई बार। ठीक है, आप बस 2 चीजें याद रखो, जैसे ये जर्मन सिल्वर है, ठीक है, तो जर्मन सिल्वर नाम ही जर्मन है, बाकी इसमें सिल्वर नहीं होता है। जैसे लेड पेंसिल, नाम उसका लेड पेंसिल है, बाकी लेड की क्वांटिटी उसमें 0% होती है, प्योर ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर आपका होता क्या है, कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है, कहीं पे कोई रोल नहीं है आपका किसका। क्लियर? नेक्स्ट, एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन व्हेन N2SO3 इज एडेड। ये कहता है कि जब एसिडिक K2Cr2O7 में ऐड कर देता हूं मैं किसको, N2SO3 को, तो ये कलर ग्रीन हो जाता है। एक चीज का ध्यान रखना भाई, K2Cr2O7, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं Cr2O7-2 डाइक्रोमेटाइन। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो जब भी इसके पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट आएगा तो ये खुद उसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करके खुद क्रोमियम +3 में चला जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा इसका। पहले कैसा होता है, ऑरेंज, ऑरेंज से ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन। क्लियर? तो यहां पे आओ आप, ये रहा आपका K2Cr2O7, इसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, Na2SO3। तो आप इसको डिसोसिएट करके देखो, 2Na प्लस SO3-2। तो SO3-2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, देख लो, इसकी x मान लो, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, कितने 3, चार्ज इक्वल टू में, तो x इज टू कितना आ गया, +4। तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेज में है। और सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी शो कर सकता है, +6। मतलब आपका ये यहां पर इसका ऑक्सीडाइजेशन किया जा सकता है, तो बस ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। कौन, ये वाला, ये +4 है तो इसको ये बना देगा, खुद क्रोमियम +3 में जाता है ना, तो खुद जाएगा क्रोमियम +3 में और इसको ले जाएगा SO4। क्लियर? +6 में ले जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 2 इसके साथ लग जाएगी, इसकी 3 इसके साथ लग जाएगी। अपना आंसर कौन सा है, ये रहा गया। इसमें ये +3 में है, ठीक है, ये +6 में है, तो ये तो नहीं गया। ठीक है, यहां पे देखो, ये +2 में ही है,
ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है +3 में जाता है। हाँ, यहां +3 में गया, लेकिन एक चीज देखो, ये यहां पे भी +4 में है, ये यहां पे भी +4 में, तो इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, गेन किसने किए, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये ऑप्शन है नहीं होगा, अपना आंसर कौन सा हो गया, सेकंड, राइट। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एसिडिक मीडियम में क्रोमेट चेंज टू, एक चीज का ध्यान रखना भाई, हमेशा ध्यान रखना, जब आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तो Cr2O7-2 और आपका क्रोमेट आयन, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसकी कलर वजह से ऑरेंज कलर होता है और इसका कलर है येलो होता है। क्लियर। जब आप बेसिक मीडियम देते हो तो ये क्या करता है, क्रोमेट में चला जाता है, और जब एसिडिक मीडियम देते हो तो इधर आ जाता है। तो ये कह रहा है कि इसको आप एसिडिक मीडियम दे रहे हो, तो एसिडिक मीडियम दे रहे हो तो किधर आ जाएगा, डाइक्रोमेट आयन में आ जाएगा। डाइक्रोमेट आयन कौन सा है, Cr2O7-2। थोड़ा ये करेक्शन है, इसको ठीक कर लीजिएगा। क्लियर। आपका कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ए मैग्नीज ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड और आपके पास है क्रोमियम ऑक्साइड। एक चीज का ध्यान रखना भाई, डी ब्लॉक के ऑक्साइड के लिए, ओनली फॉर डी ब्लॉक ऑक्साइड, ऑक्साइड बाकी पूरे पढ़ा दिए थे आपको, ओनली फॉर डी ब्लॉक ऑक्साइड, डी ब्लॉक के ऑक्साइड के लिए अप्लाई होगा ये, है ना। हायर ऑक्सीडेशन में हो, कौन कौन सी, जैसे आपका +5 +6 +7, तो ऐसे ऑक्साइड आपके हमेशा एसिडिक होंगे और कोवेलेंट होंगे। क्लियर। इसमें एक एक्सेप्शन है V2O5, ये आपका कैसा होता है, +5 में होकर के भी ये कैसा है, एम्फोटेरिक। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका +5 में है, कौन ये, और +5 में होकर के भी आपका कैसा है, एम्फोटेरिक है। उसके बाद में अपन बात करें मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट या इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेज बोले तो +4 में होंगे तो वो कैसे होंगे, हमेशा एम्फोटेरिक। क्लियर। और अगर है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेज में, ये डी ब्लॉक वाले 3 पॉइंट हो गए अपने, ये ध्यान रखना। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये आ गए तो ऐसे में क्या होंगे, जैसे +1 हो गई, +2 हो गई, +3 हो गई, तो ये हमेशा होंगे बेसिक और आयोनिक। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, Cr2O3, ये कैसा है, +3 में है, फिर भी ये कैसा माना जाएगा, एम्फोटेरिक। तो इससे एक चीज समझ में आ गई, डी ब्लॉक वाली मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेज +5 +6 +7 में आपके क्या होते हैं, एसिडिक और कोवेलेंट नेचर शो करते हैं, और एक्सेप्शन आ गया V2O5 +5 में होते हुए भी आपका एम्फोटेरिक दे सकता है। क्लियर। उसके बाद में दूसरी अपन बात करते हैं, अगर जब इनकी इंटरमीडिएट या मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेज होती है, मतलब कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेज में होते हैं, तो उस समय ये एम्फोटेरिक बन जाते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पूरा, मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करें। उसके बाद में आता है आपका कौन सा, थर्ड टाइप के, अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, कम हो, फॉर एग्जांपल जैसे +1 हो गई, +2 हो गई, +3 हो गई, तो ऐसे में ये ऑक्साइड आपके क्या हो जाएंगे, बेसिक और आयनिक हो जाएंगे। क्लियर। हाँ, एक चीज का आपको यहां पे ध्यान रखना है, इसमें भी एक्सेप्शन है, क्रोमियम अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एम्फोटेरिक रहता है। तो आ जाओ यहां पे, ये किस में है, ऑक्सीडेशन स्टेज सोल्व कर लो। कैसे करोगे, मैग्नीज Mn2O7, जिसकी मेजर करनी होती है, उसको कैलकुलेट करनी होती है, उसको x मान लो, तो 2 मैग्नीज हैं तो 2x
ऑक्सीजन की -2 होती है, 7 है, कोई चार्ज इसका है नहीं, तो x इक्वल टू क्या आ गया +7। तो ये +7 में, सेम ऐसे इसकी मेजर कर लेना, ये आपका किस में है +5 में है, और ये किस में है +2 में। तो +2 में है तो ये तो बन गया बेसिक, ये आपका बता दिया कैसा हो गया एम्फोटेरिक, और ये आपका कैसा आ गया एसिडिक। अपना आंसर क्या हो गया, पहला तो एसिडिक है, दूसरा एसिडिक है, गया, पहला बेसिक है, यहीं पे चला गया, तो ये फॉल्स, ये फॉल्स। पहला एसिडिक है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा एम्फोटेरिक है, ये भी सही है, ये बेसिक है, परफेक्ट। पहला एसिडिक है, सही बात है, ये बेसिक नहीं है, ये बेसिक है, ये सही बात है, तो ये भी गया। अपना आंसर क्या हो गया थर्ड, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज इज, श्रेणी में आरोही ऑक्सीकरण शक्ति का सही ऑर्डर है। तो देखो सबसे पहले तो मैं इनका बता देता हूं, क्लियर। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका MnO4- जब वो बेसिक मीडियम में होता है। फिर उसके बाद में होता है MnO4- जब वो आपका कैसा होता है एसिडिक मीडियम में होता है। फिर आपका होता है Cr2O7-2, कब, जब आपका ये एसिडिक मीडियम में होता है। बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता है, कौन, डाइक्रोमेट। उसका रीजन क्या है, इसमें क्या होता है जब ये बेसिक मीडियम में आता है तो CrO डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O से डबल बॉन्ड O जब O बेसिक मीडियम देते हो ना तो एक्चुअली क्या करता है, ये यहां से बॉन्ड क्लीवेज होता है तो OH इसके साथ जुड़ करके यहां से ये इसको निकाल देता है, मतलब ये बेसिक ग्रुप के लिए लिविंग ग्रुप बन चुका होता है। अच्छा, जबकि इसके पास ऐसा कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये बेसिक मीडियम में आपका नहीं शो करेगा। तो यहां से ये तो पता चल गया कि ये ज्यादा है और ये कम है ऑक्सीडाइजिंग पावर। यहाँ पे देखो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता, ये अभी तो आपका कौन सी में है, मेजर करके देख लो, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। इसका तो यहाँ पर क्या होना है, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की डी ब्लॉक वालों की स्टेबिलिटी होती है, तो वही सिंपल सी चीज ये यहाँ पर इसकी +5 ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये तो आगे की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा न कि रिडक्शन होगा। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, ये और फिर आपका ये। तो आंसर कौन सा चला गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हमेशा ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एन। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी यहां पे कोई लिगेंड विगेंड तो है नहीं, ये फ्री स्टेट में ही है, तो देख लो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका। Fe+2 का देखें तो इसका क्या होता है, आर्गन 3d6 4s0। भाई आयरन का क्या होता है 3d6 4s2, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब बच गया ये, तो इसका बना के देखो 1 2 3 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके पास 4 आ गए। Fe+3 आ गया, Fe+3 आते ही देखो ये लो +3, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा, यहां हो गए 5, तो अब 5 ही फिलअप करने हैं आपको, ये लो, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने आ गए, अब 5 आ गए। सिंपल सी चीजें ये। फिर आपको क्रोमियम +3 का फिलअप करना है, तो आ जाओ क्रोमियम +3 के पास आ जाओ, ये रहा आपका क्रोमियम +3, क्या होता है आर्गन 3d5 4s1, ये क्रोमियम का है, क्रोमियम +3 मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो, कर दिए। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया 3। फिर आता है मैग्नीज +3, तो मैग्नीज कितने नंबर पे आता है 25 पे, तो 25 के हिसाब से क्या हो गया यहाँ पे, 25 के हिसाब से देख लो यहाँ पे क्या हो गया 5 और ये 2, लेकिन +3 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रिमूव हो गए और एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा, तो 4 हो गया, 4 हो गया, तो ये लो n-1d में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। सिंपल सी चीज है एकदम, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते ही डायमैग्नेटिक। क्लियर। नेक्स्ट सवाल की तरफ अपन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये रहा आपका कॉपर, जिंक और निकल का एलॉय होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो 16वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल फेरस ऑक्सिलेट। तो इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो। पहले आपको पता है जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है वो जब भी एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो खुद किस में चला जाता है? मैग्नीज +2 में। क्लियर? ऐसे ही फेरस ऑक्सिलेट है, इसको आप ओपन करके लिखेंगे तो ये तो फेरस आयन हो गया और ये आपका ऑक्सिलेट आयन हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज कार्बन की यहां क्या होती है? +3, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज यहां पे कितनी है? +7। क्लियर? यहां पे अब क्या होगा? ये किस में बदल जाएगा? ये तो फेरिक में चला जाएगा और ये चला जाएगा CO2 में, क्योंकि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज में चला जाएगा +4 में। तो एक कार्बन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे 2 को 4 में ले जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे कंज्यूम हो जाएगा। मतलब कि फेरस अमोनियम जो फेरस ऑक्सिलेट है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसका 1 मोल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। क्लियर? जबकि जब इसका 1 मोल काम में आता है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है? कितने का चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेज में? +5 का। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि ये 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? आपका 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो बैलेंस कर दो दोनों तरफ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ये कितने से मल्टीप्लाई होगा? 3 से। समझ गए? मतलब इसके जब 5 मोल होंगे और इसके 3 मोल होंगे तब दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूं, ये सीधे एग्जाम में कैसे करना है। तो आप सिंपल सी देखो, इसके 5 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसका कितना मोल चाहिए? 3। तो इसका 1 मोल ऑक्सीडाइज करना हो तो इसका कितना चाहिए होगा? 3/5। कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेथड के पास जाकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से आप यहाँ पे बैलेंसिंग करके आओगे, काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आप सीधे से सवाल को यूं कर लिया करो। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। Which of the following is not oxidized by O3? ये कह रहा है कि O3 के द्वारा यहां पर कौन सा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्लियर? तो आ जाओ यहां पे Ki, तो आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जब भी O3 आएगा तो इसको ये I2 में बदल देगा और खुद आपका O2 में चला जाएगा। मतलब इसका तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसकी बात करें, ये +2 में है तो जब भी O3 आएगा इसको +3 में, मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये किस में है? +7 में, +6 में है। तो जब आपका O3 आएगा तो मैग्नीज को भी +7 में ले जाएगा। कहने का मतलब इसका MnO4- में इसको चेंज कर देगा। तो मतलब इन तीनों का तो संभव है। इसका देखें, ये +7 में है, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पॉसिबल है ही नहीं। अब इसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो आपका कौन सा है? थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18वां, द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल आप सिंपल सा देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, वो क्या करते हैं? आपके जिंक है जैसे ECS में, उससे ऊपर आता है किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो जब भी इसकी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाई जाती है तो यह बनाता है जिंक नाइट्रेट। साथ में आपकी नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज होती है और H2O बन जाएगा। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है? नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन यही काम जिंक का आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाओगे तो यह प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, जिंक नाइट्रेट, लेकिन यहां पे आपका बनेगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में वही H2O। क्लियर? तो ये हो गया अपना आंसर। कौन सा आ गया? N2O और NO2। लेकिन यही काम ECS में हाइड्रोजन से नीचे वाली जैसे कॉपर के साथ करवाते तो कंसंट्रेट के साथ तो वही NO2 देती कॉपर भी। अगर कॉपर की वही कंसंट्रेट के साथ करवाते तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता
और साथ में ये का ये NO2 बन जाता। लेकिन कॉपर की जब डाइल्यूट से करवाते हैं तो ECS में नीचे वाले आते हैं, तो डाइल्यूट के साथ जब ये करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा बिल्कुल, लेकिन यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस आएगी। तो कॉपर होता सवाल, तब तो आपका क्या होता, डाइल्यूट के साथ NO और कंसंट्रेट के साथ NO2, लेकिन जिंक है ECS में हाइड्रोजन से ऊपर वाला है, तो ये डाइल्यूट के साथ तो आपका आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और फिर आ जाएगा कंसंट्रेट के साथ NO2। कंसंट्रेटेड से सब रिएक्शन करती है चनो तरीका, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में NO2। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, फर्थ। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो अपन यहाँ पे 19वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इन एक्वस सॉल्यूशन है द स्पीसीज X, Y एंड Z रेस्पेक्टिवली। इस इक्वेशन को आपको कंप्लीट करना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये कह रहा है कि H2O3 मतलब थायोसल्फेट। एक चीज का ध्यान रखना, सल्फेट में से अगर एक ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस हो जाए, मतलब इफ वन ऑक्सीजन रिप्लेस बाय सल्फर देन यूज थायो, तो क्या यूज कर लिया जाता है, थायो। तो इसको मैं बोलूंगा थायोसल्फेट। Ag+ से रिएक्शन करवा दो तो यह आपका बनता है Ag कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एक H2O3। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेज में ही होता है, तो चार्ज आपका आ जाएगा -3। क्लियर। तो ये तो आपका X हो गया। अगर आप Ag एक्सेस में लेते हो और इसके अंदर आप मिलाते हो तो ये आपका बन जाएगा Ag2H2O3 व्हाइट पीपीटी आ जाएगी। और अगर इसको आप कुछ टाइम पड़ा रहने देते हो तो ये ही आपका बना देगा सिल्वर सल्फाइड, और ये जो व्हाइट पीपीटी है वो चेंज हो जाएगी किसमें, ब्लैक पीपीटी में। तो ये आपका Y हो गया, ये आपका Z हो गया। ये इक्वेशन आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है, या पढ़ी होगी। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये फर्स्ट। ये थोड़ा ऑप्शन ठीक कर लेना भाई। Ag(H2O3) 2 3 ये है आपका। क्लियर हो जाता है, टाइपिंग में हो गया थोड़ा। तो सवाल समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस हाइड्रोजन, कौन सी रिएक्शन है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। तो आ जाओ सबको करवा के देख लेते हैं। मैग्नीज जब भी H2O के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस लिबरेट करता है। तो यही हो गया हाइड्रोजन गैस रिलीज करने वाला। सिंपल सी चीज है। हाँ वो अलग बात है, हॉट वाटर चाहिए होता है इसको। HCl के साथ तो ये पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड जब भी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, H2O के साथ या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हमेशा ध्यान रखना वो बनाते हैं आपके H2O2। क्या बनाते हैं, H2O2। तो ये देखो, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बना देगा BaCl2 प्लस H2O2 बनेगा। तो ये तो नहीं हुआ। फिर इसके साथ करवा दो, ये क्या है आपका, ठीक है, क्या है आपका H2H2O8, जिसको मार्शल एसिड भी आपको बोल सकते हैं। क्लियर। तो इसकी H2O के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बनेगा आपका H2SO4 प्लस H2O2। बिल्कुल सिंपल सा, 2H2SO4 बन जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे ये वो फिर से पेरोक्साइड आ गया, समझ रहे हो ना। तो पेरोक्साइड की वही एसिड से करवा रहा है तो क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा और H2O2 बन जाएगा। तो आपको तो यहां पे हाइड्रोजन गैस देखनी है, तो फर्स्ट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। हाइड्रोजन अपने कई गुणों में इनसे मेल खाती है। हाइड्रोजन रिजेंबल इन मेनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज विद, किससे मैच करती है, हेलोजन से मैच करती है एक तो, क्योंकि हेलोजन जिस प्रकार से सोल्ट बनाते हैं, सोल्टी कंपाउंड, वैसे ये भी बनाती है हाइड्रोजन भी। एल्केलाई मेटल से भी, जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिलीज करके वो क्या बनाते हैं आपके केटाइन बनाते हैं मोनोवेलेंट, वो ये भी आपका मोनोवेलेंट केटाइन बनाता है। तो इन दोनों से आपकी प्रॉपर्टी मैच करती है। इसी वजह से इसकी पोजीशन अभी फिक्स नहीं हो पाई कि हेलोजन के साथ रखा जाए इसको या फिर आपका एल्केलाई मेटल के साथ रखा जाए। तो आंसर हो गया बोथ। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं।
हाइड्रोजन इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद, जब जिंक के साथ रिएक्शन करवा रहा है इन कंपाउंड की, तो देखो हाइड्रोजन रिएक्ट कर मिलता है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो, जो ECS में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करते हैं। तो जब भी जिंक की H2O के साथ रिएक्शन की जाएगी तो ये मोर रिएक्टिव है, कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा आपका और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। बैलेंस नहीं कर रहा हूं रिएक्शन, ये 2 स्टेप में होती है। अगर आपने जिंक H2O कम क्वांटिटी में लिया तो पहले जिंक ऑक्साइड बनेगा, H2 गैस रिलीज होगी, और फिर जब आप इसका फिर से H2O से रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर? कंप्लीटली एक स्टेप में लिखना हो तो ये है, तो इसमें तो H2 गैस रिलीज होगी। फिर बात करते हैं NaOH के साथ, तो ये एम्फोटेरिक मेटल है, एसिड से रिएक्शन करता है, वैसे ही बेस से रिएक्शन करता है, तो NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो तो ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बना देगा, और साथ में क्या बनाएगा आपका, H2 गैस लिबरेट करेगा, तो इसमें भी H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। फिर आओ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी मेटल हो, चाहे ECS में हाइड्रोजन से कॉपर से ऊपर आती हो या हाइड्रोजन से ऊपर आती हो या ECS में हाइड्रोजन से नीचे आती हो, सभी मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं, वो सब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बनाती हैं, SO2 बनाती हैं और H2O बनाती हैं, तो SO2 गैस लिबरेट होने वाली है यहां, तो H2 गैस यहां पे लिबरेट नहीं होगी। फिर डाइल्यूट, तो ECS में जो हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हमेशा वो मेटल क्या करती हैं, H2 गैस रिलीज करती हैं, तो जिंक की रिएक्शन आप HCl से करवा दो तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो इसमें भी H2 गैस रिलीज होगी। तो अपना आंसर कौन सा चला गया, 3rd। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर डज नॉट शो हाइड्रोजन आइसोटोप, मतलब कि कौन सा पेयर है जो हाइड्रोजन आइसोटोप को नहीं बता रहा है। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन, ये इसके एलोट्रोप है हाइड्रोजन के, न कि इसके आइसोटोप। आइसोटोप वो है जिनमें क्या हो, एटॉमिक मास बदलता हो, ठीक है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम रहता हो। तो हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो देखो ये भी आइसोटोप है, ये दोनों आइसोटोप है, ये भी आइसोटोप है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, 1st। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है एट रूम टेम्परेचर इज ए मिक्सर, कमरे के ताप पर सामान्य हाइड्रोजन एक मिश्रण है। तो अभी अपन ने 2 देखा था, ऑर्थो और पैरा होता क्या है, बस ये सिंपल सी ध्यान रखो, जैसे 2 हाइड्रोजन मिल रही हैं, बॉन्डिंग कर रही हैं, ठीक है, H2 की बात कर रहा हूं, 2 हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग कर रही है, तो एक के न्यूक्लियस का स्पिन कैसा हो, ये, ठीक है, तो दोनों का स्पिन एक तरफ हो ऑर्थो और एक का अपोजिट स्पिन आ जाए, ये आपको ध्यान रखना, स्पिन अपोजिट होते हैं, स्पिन का फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है न्यूक्लियस स्पिन का। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पर 75% तो ऑर्थो हाइड्रोजन होती है, 25% क्या होती है आपकी, पैरा हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ डेटाबेस होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। टेम्परेरी हार्डनेस में बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय एडिंग, जल से अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। पहले तो ये देखो, जल की अस्थायी कठोरता होती किसकी वजह से, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से होती है। क्लियर? और परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आयन की वजह से होती है। तो अपन तो टेम्परेरी की बात करें तो टेम्परेरी हार्डनेस मान लो कि कैल्शियम की बात करूं तो वो किसकी वजह से है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। तो आप या तो इसको बॉयल कर दो, तो बॉयल करोगे तो ये CaCO3 H2O और आपका क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। तो ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो ये तो पानी में घुला हुआ था, डिजोल्व था, जैसे ये बनेगा प्रिसिपिटेट में नीचे बैठ जाएगा, वाटर प्योर हो गया, टेम्परेरी हार्डनेस खत्म। या फिर एक काम करो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में आप कैल्शियम ऑक्साइड मिला दो या फिर लाइम वाटर मिला दो, तो भी ये आपका क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही बनेगा
तो फिर से प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि ये तो वाटर सोल्यूबल है। हाँ ये फर्क है, इसमें ये मिलाओगे तो ये क्या है, एक्वस कंडीशन में है, तो जो आपकी रिएक्शन होने वाली है, हार्डनेस खत्म होने वाली है, वो थोड़ी जल्दी हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो आपका क्या मिलाओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। आपको यहां पे देखो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। क्या करना है, ये दोनों कॉलम आपको मैच करने। पहले ये आपका है हेवी वाटर। हेवी वाटर क्या होता है, अगर H के स्थान पर आपका ड्यूटेरियम काम में आ जाए D2O, तो फर्स्ट वाला तो मैच हो गया आपका किससे, C से। तो फर्स्ट तो मैच हो गया C से। सेकंड को मैच करो। टेम्परेरी हार्डनेस मैंने अभी बताया बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, तो सेकंड का मैच हो गया A से। फिर अपन बात करें सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वो है जिसमें कोई आयन नहीं है, ये हो गया। तो थर्ड वाला मैच हो गया किससे, बी से। अब फोर्थ वाला अपने आप हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया था क्लोराइड आयन या सल्फेट आयन ले लो, तो ये आपका लास्ट वाला फोर्थ वाला मैच हो जाएगा किससे, फोर्थ से। तो फोर्थ आ गया डी से। तो देख लो फर्स्ट में सी का एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। सेकंड में ए, तो ये आ गया फोर्थ। बिल्कुल सिंपल सा है। एग्जाम में तो आपको एक पता, दूसरा पता चलते ही देखो सही हो जाएगा, ज्यादा मैच करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना। यहां पे अपन ने पूरे मैच करके देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लैब H2O2 लैब में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड किससे बनाया जाता है। देखो यहां पर इसके साथ रिएक्शन करेंगे, मैंने अभी बताया था। पेरोक्साइड जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो H2O2 बनता है। यहां पे भी आपस में रिएक्शन होगी, आप H2O2 बना सकते हो, H2O भी बनता है। कैटलिस्ट का फर्क रहेगा कौन सा लेके चलते हो। इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो भी आपका क्या बनना होता है, H2O2 बनना होता है। इसके साथ करवाओगे तो भी H2O2 बनना होता है। लेकिन लैब मेथड में ये यूज लिया जाता है, कंसंट्रेट चीजें लैब में कम काम में ली जाती है। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। समझ में तो आ गया ना। ये रिएक्शंस आपको पता है इनकी। बेरियम सल्फेट देख लो आप, बेरियम सल्फेट निकल जाएगा और H2O2 बन जाएगा। रिएक्शन दोनों की सेम ही होगी, लेकिन हाईली एक्सोथर्मिक होगी, इसलिए इसको लैब मेथड में काम में नहीं लेते। इसकी मैंने पहले बता ही दी थी। नेक्स्ट, फेंटन रिएजेंट। फेंटोस अभिकर्मक क्या है, तो फेंटोस रिएजेंट है ना। अब ये तो याद रखना पड़ेगा भाई। जैसे ये आपका Zn, ये लुकास रिएजेंट होता है। जैसे ये आपका कौन सा होता है, स्टीफन रिएजेंट है। आजकल इसको SnCl2 + HCl भी लिख रही है NCERT। कोई नहीं, वो स्टीफन रिएजेंट की बात कर रहा है जो स्टीफन रिडक्शन में काम में आता है। तो आपका ये है फेंटोस, इसको भी याद रख लो। क्लियर। विच इज फॉल्स अबाउट H2O2। H2O2 के बारे में कौन सी चीज है जो गलत है। पहला कह रहा है एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल आपका H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम में आता है और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम में आता है। बात आ गई समझ में। जब भी इसको आपका क्या मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा, तो ये ऑक्सीकारक का काम कर जाएगा। और जब भी इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीकारक सॉरी, जब भी आपको इसको क्या मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो वहां पे ऑक्सीकारक का काम करेगा। और जब भी इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम है, करता है, दोनों काम करता है। और एक चीज का ध्यान रखना, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ये ऑक्सीकारक और अपचायक का काम करता है। ये काफी अच्छी चीज है। H2O2 आपका ऑक्सीकारक भी है, अपचायक भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, बोथ मीडियम में है। तो ये तो सही है। ये कह रहा है कि 2OH बॉन्ड से लाई इन द सेम प्लेन, मतलब कि 2 OH एक ही में प्लेन में होते हैं। तो ये भाई थोड़ी मेरी बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि इसके हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है थोड़ी। क्लियर। कैसे, जैसे इसको अगर बुक के हिसाब से देखें तो यूं देख लो आप, मतलब क्या होगा, जैसे यहां ऑक्सीजन है और यहां ऑक्सीजन है। अब इधर OH जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन इससे H जुड़ गया। फिर हाफ ओपन बुक तो यही होगी ना, ये तो कंप्लीटली खुल जाएगी ऐसे। तो एक OH ये हो गया। तो एक OH तो इस प्लेन में पड़ा है, एक OH इस प्लेन में, तो दो अलग प्लेन में होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बिल्कुल इसका कलर ब्लू होता है
ओजोन से इसका ऑक्सीकरण, बिल्कुल इसका ओजोन ऑक्सीडेशन कर देता है। क्लियर? तो आपका फॉल्स देखना था ना, तो फॉल्स अपना हो गया सेकंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं अपन। इन O2 एंड H2O2 द OO बॉन्ड लेंथ आर 1.21 एंड 1.4। तो ये देखो इधर आओ, H2O2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? एक। लास्ट क्लास में मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकालना बता दिया था भाई केमिकल बॉन्डिंग में, और जिसको H2O2 का इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं आता फिर मेरे हिसाब से नीट की तैयारी करना बेकार है भाई। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2, और मैंने बताया था बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली होती है। तो देखो इसकी कितनी है? 1.48, सॉरी 1.21, इसकी है 1.21, और इसकी कितनी है बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन की? 1.48। आपको पूछी किसकी है? ओजोन में। तो ओजोन का देखो O3, तो O डबल बॉन्ड O, ये अपन ने बताया था इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1.5। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे बड़ी तो H2O2 की, फिर O3 की, और सबसे छोटी O2 की। तो ऐसा डेटा देख लो दो, इन दोनों के बीच में CO 1.28, बिल्कुल इन दोनों के बीच में, यही आंसर हो गया। ये तो ये बता रहा है कि O2 से भी बॉन्ड लेंथ छोटी, जबकि नहीं, O2 से तो बड़ी होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी बड़ी के लिए बता रहा है। ठीक है, और ये छोटी के लिए बता रहा है। ठीक है, और ये वाला भी गया। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, तो आंसर आपका हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। N2O2 is produced in reaction between H2O2 and NaOH. Here the role of H2O2 is. ये कह रहा है कि H2O2 की रिएक्शन जब NaOH के साथ करवाई जाती है तो इसका रोल क्या होता है। तो देख लेते हैं एक बार इसकी रिएक्शन कैसे होगी। जब भी इसके साथ रिएक्शन करवाई जाएगी आपका, तो क्या बनेगा यहाँ पर? Na2O2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो देखो दो ऑक्सीजन, दो पेरोक्साइड आयन है, यहाँ पे भी दो पेरोक्साइड आयन है, यहाँ पे ये प्लस में था, ये भी प्लस में है। ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन -2 में थी, एक ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ पे ये +1 में थे हाइड्रोजन सारे, तो यहाँ पे भी जो भी हाइड्रोजन आ रहे हैं वो सारे +1 में है। इसका मतलब कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन लिया दिया गया नहीं है। तो बस सिंपल सी चीज, ये बेस है तो ये काम कर रहा है एसिड का, क्योंकि यहाँ ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता वो फिर न्यूट्रलाइजेशन है। तो ये आपका बेस का काम कर रहा है, तो ये आपका क्या है? एसिड हो गया। तो एक एसिड का रोल प्ले करेगा यहाँ पे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। वॉशिंग सोडा इज, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3.10H2O। तो कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक चीज का ध्यान रखना, मोबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज के। जिसकी साइज इसमें स्मॉल होती है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी साइज लार्ज होती है उसकी मोबिलिटी कम होती है। तो ये फर्स्ट ए दिया गया है। तो देख लो आपका क्या होता है, सोडियम से शुरू किया तो सोडियम से ही अपन कर लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो आयनिक रेडी का ऑर्डर क्या होता है? यही तो है ना, नीचे की तरफ जाते हो तो आयनिक रेडी बढ़ती है। लेकिन एक्वस मीडियम दिया है तो एक्वस मीडियम में आयनिक रेडी क्या हो जाती है? जस्ट अपोजिट होती है। जो आयन जितना छोटा होता है एक्वस फॉर्म में उतना ही बड़ा हो जाता है ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि जो आयन जितना ज्यादा छोटा होता है उसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा अटैच हो जाएंगे, तो उसकी साइज क्या हो जाएगी? लार्ज। तो ये ऑर्डर हो गया। एक्वस मीडियम में बताना है तो सबसे स्मॉल आयन कौन सा रह गया एक्वस मीडियम में? सीजियम प्लस। ये है इन एक्वस मीडियम, ये गैसेज मीडियम में है, तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। फिर इसकी तो कौन सा ऑर्डर आ रहा है मोबिलिटी का? ये साइज का ऑर्डर हो गया तो मोबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ये। तो आपका कौन सा आंसर आ रहा है? सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फोर्थ। और अगर ये गैसेज मीडियम की बात करते तो इससे डिसाइड करते गैसेज मीडियम में इसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो गैसेज मीडियम की बात करते तो सबसे ज्यादा सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लेकिन बात आपकी कहां कर रहा है? एक्वस सॉल्यूशन की कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट।
तो अपन देखते हैं अब सोल्वे प्रोसेस 34 सोल्वे प्रोसेस इज यूज फॉर प्रिपरेशन। सोल्वे प्रोसेस किसको बनाने के लिए काम में आती है? सोडियम कार्बोनेट को। देखो सोल्वे प्रोसेस में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे ही देख लो। एक तो रॉ मटेरियल पूछ लेता है, तो एक तो इसमें रॉ मटेरियल के लिए काम में आता है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। एक काम में आती है अमोनिया, ये रॉ मटेरियल है इसके। और एक काम में आता है इसका लिक्विड एक्वस NaCl। क्लियर? जब इनके बीच रिएक्शन होती है तो एक तो NH3 फिर से इसी रिएक्शन में, जब इनमें आपस में रिएक्शन नया NH3 बनेगा, ये चाहिए भी तो रिएक्शन में काम भी करने लगता है। इसके अलावा CO2 की जरूरत होती है, वो भी इसी रिएक्शन में बनता है और काम में आ जाता है। तो ये तो वो है जिनका रिसाइकल होता है इनमें बार बार। एक CaCl2 होता है, वो बाई प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक साइड प्रोडक्ट के रूप में बनेगा फाइनल रिजल्ट में। एक आपका बनता है इसमें NaHCO3 जो आपका इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट जो होते हैं NaHCO3 और Na2CO3 होता है। मेनली आपका कौन सा होता है? Na2CO3। इसके प्रोडक्शन में ये काम में ली जाती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप ए फर्स्ट ए प्रोवाइड ए कलर टू फ्लेम टू द फ्लेम ऑफ ए बुनसेन बर्नर ड्यू टू। समूह फर्स्ट ए के तत्व बुनसन बर्नर की ज्वाला को रंग किस कारण से प्रदर्शित करते हैं? देखो, अगर आप किसी मेटल को ज्वाला में लेके जाओगे, फ्लेम में लेके जाओगे, तो उसको एनर्जी मिलेगी। उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वहां पे ऑसिलेशन शुरू कर देंगे, दोलन। इस वजह से कलर आ जाता है। वो कब करेंगे? जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उन पर कम होगा। तो एल्केलाई मेटल की साइज क्या होती है? लार्ज होती है। इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के द्वारा बहुत ही वीकली होल्ड रहते हैं, इस वजह से वो ऑसिलेशन कर सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सा चला गया? फर्स्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट एक सबकी साइज लार्ज है, इस वजह से सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में लूजली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस से, तो सब आपका कलर शो करते हैं। सेकंड में बेरिलियम और मैग्नीशियम ऐसा नहीं कर पाते हैं, बाकी नीचे वाले सारे कलर शो करते हैं। ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली होल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, तो ये ऑसिलेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका कलर शो नहीं करेंगे। तो अपना रीजन क्या हो गया? फर्स्ट। तो समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। द रिएक्शन ऑफ वाटर विद सोडियम एंड पोटेशियम इज। सोडियम तथा पोटेशियम की जल के साथ रिएक्शन कैसे होती है? तो एक चीज का ध्यान रखना, ये सारी मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। कौन? सोडियम और पोटेशियम। जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यहां पे हीट रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो जब भी कोई मीडियम नहीं दिया हुआ होता है ना, तो एक्वस मीडियम की बात करते हैं। और एक्वस मीडियम में रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देखी जाती है, रिड्यूसिंग एजेंट का पता चलता है SRP से। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना कम होगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो उतना ही अच्छा माना जाएगा। और गैसेज मीडियम में, ये तो बात है इन एक्वस मीडियम, और अगर यही गैसेज मीडियम में हो तो इसका पता चलता है आयनाइजेशन एनर्जी से। तो आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से तो कौन हो जाता है आपका? सीजियम। लेकिन गैसेज मीडियम की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। कोई मीडियम नहीं दिया, जब कोई मीडियम नहीं दिया जाता है तो एक्वस मीडियम माना जाता है। या तो बोलेगा गैसेज मीडियम, और मीडियम नहीं दिया तो आपको एक्वस के साथ जाना है। तो आप याद करो, ECS में सबसे ऊपर कौन आता है? लिथियम। मतलब लिथियम की SRP सबसे कम है, तो वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फिर वही बाइसोल्वे प्रोसेस है ना, अमोनिया सोडा प्रोसेस, वही है सोल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? सोल्वे अमोनिया सोडा विधि में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए क्या क्या काम में आता है? तो मैंने अभी बताया था, ये रहा लाइमस्टोन काम में आता है। बताया था कि नहीं बताया? अभी ये आता है, अमोनिया आती है, एक्वस NaCl जिसको ब्राइन कहा जाता है, वो काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं 39 क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन फॉलोइंग। इनमें से आपको क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है।
तो आ जाओ देखो, बेरिलियम इज ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल बट बेरिलियम सल्फेट इज सोल्यूबल। ठीक है, तो एक चीज देखना आप, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं ऑक्साइड की, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आपका स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और फिर बेरियम ऑक्साइड। क्लियर? तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, जो सोल्यूबिलिटी होती है आयनिक कंपाउंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है हाइड्रेशन एनर्जी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है लेटिस एनर्जी के। और टॉप टू बॉटम चलते हैं, आपको पता है हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, ये क्या होती है, चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली, और इसी प्रकार लेटिस एनर्जी भी चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली, यही तो होता है ना। तो एक चीज आप यहां पे देख रहे हो, दोनों ही चार्ज के डायरेक्शनली हैं, तो नीचे चार्ज तो फिक्स हो गए, साइज के इनवर्सली, दोनों ही साइज के इनवर्सली, तो नीचे की तरफ जाने पर ये काम होगा, दोनों ही डिक्रीज होंगी। लेकिन क्या होता है, जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ऑक्साइडों के अंदर नीचे जाएंगे ना, तो वो आपकी क्या होती है, स्लाइटली डिक्रीज होती है, जबकि लेटिस एनर्जी रेपिडली डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से शुरू में तो क्या होता है, यहां पर तो हाइड्रेशन एनर्जी कम रहती है, किससे, लेटिस एनर्जी से। क्लियर? तो ये क्या होता है, आपका इनसोल्यूबल आ जाता है वाटर। क्लियर? और नीचे की तरफ चलें तो यहां पर क्या हो जाता है, मैंने क्या कहा, लेटिस एनर्जी रेपिडली डिक्रीज हो जाती है, तो इनमें क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रह जाएगी अब लेटिस एनर्जी से, तो ये वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे। तो मतलब ये बात तो सही है। क्लियर? और सेकंड ऑप्शन में बेरियम ऑक्साइड सोल्यूबल है, ये बात भी सही है। क्लियर? तो ऑक्साइडों की बात होगी दोनों ऑप्शन की। अब आगे चले सल्फेट की बात, तो सल्फेट का बात भी कर लेते हैं अपन साथ में। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, इनकी बात करें तो इनमें क्या होता है, टॉप टू बॉटम जैसे ही नीचे जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है आपकी, वो तो क्या होती है, अब की बार नीचे की तरफ जाने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी तो नीचे की तरफ जाने पर यहां पर स्लाइटली डिक्रीज होगी। ठीक है, सॉरी रेपिडली, और जो आपकी कौन सी है, लेटिस एनर्जी, वो स्लाइटली डिक्रीज होगी। क्लियर? तो यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी तो तेजी से कम होगी और लेटिस एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। तो शुरू में क्या रह जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, किससे, लेटिस एनर्जी से, लेकिन फिर आगे क्या हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी तेजी से कम हो गई, इस वजह से लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये तो वाटर इनसोल्यूबल रहेंगे और ये आपके वाटर सोल्यूबल रहेंगे। तो ये कह रहा है बेरिलियम सल्फेट सोल्यूबल होता है, बिल्कुल सल्फेट सोल्यूबल है। ये कहता है बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल है, बिल्कुल इनसोल्यूबल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो राइट है। क्लियर? नेक्स्ट, लिथियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड की अपेक्षा, तो देखो ये तो है आयनिक और ये आपका है कोवेलेंट। हाँ, हालांकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छे खासे हैं, लेकिन आयनिक कैरेक्टर को भी यहाँ नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें तो है ही पूरा ये कोवेलेंट कंपाउंड। तो एक याद रखो, आयनिक कंपाउंड होते हैं वो तो वाटर में डिसोल्व होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड जो आपके होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसोल्व होते हैं। तो लिथियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड की अपेक्षा एथेनॉल में ज्यादा, बिल्कुल ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये ज्यादा डिसोल्व होगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसकी, फोर्थ ऑप्शन की। तो देखो फोर्थ ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो यहां आ जाओ, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के जो बाइकार्बोनेट होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो ठोस होते हैं, ये बता रहा है सॉलिड होते हैं। तो एक चीज याद रखना, फर्स्ट ए एक्सेप्ट लिथियम ऑल बाइकार्बोनेट सॉलिड, मतलब जितने भी है ना पूरी पेरियोडिक टेबल में जितने भी बाइकार्बोनेट हैं उनमें से सिर्फ सोडियम का बाइकार्बोनेट, पोटेशियम का बाइकार्बोनेट, रुबिडियम का बाइकार्बोनेट और सीजियम का बाइकार्बोनेट, ये तो होंगे सॉलिड, सिर्फ ये 5। और फर्स्ट ए हमेशा सेकंड ए के साथ रहता है, जैसी सेकंड ए की प्रॉपर्टी वैसे लिथियम हमेशा सेकंड ए के साथ रहता है, जैसे सेकंड ए की प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी लिथियम की होगी, और डी ब्लॉक भी उसी के साथ जाएगा।
तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि लिथियम, अब आगे वाले सारे एक्वस में है, तो लिथियम का बाइकार्बोनेट भी कैसा होगा, एक्वस मीडियम में होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों सॉलिड नहीं एक्वस में होंगे, क्योंकि सॉलिड तो सिर्फ ये है। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2CO3 कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सोलवे प्रोसेस बट K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ये कह रहा है सोलवे विधि के द्वारा Na2CO3 तो बनाया जा सकता है, लेकिन K2CO3 नहीं बनाया जा सकता। तो आपने देखा होगा इसमें जब बना रहे थे तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या आया था, तो इसको बनाएंगे तो इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बनेगा। तो बाइकार्बोनेट की सोल्युबिलिटी नीचे की तरफ जाते हैं ना, टॉप टू बॉटम, तो इंक्रीज होती है, तो ये वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है। इस वजह से यहां पर इसका प्रिपरेशन नहीं हो पाता है किसका, सोलवे प्रोसेस से पोटेशियम बाइकार्बोनेट का। तो K2CO3 इज मोर सोल्यूबल, ये रहा KHCO3 इज मोर सोल्यूबल देन NaOH CO3। तो ये रीजन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा लिथियम के असंगत गुणों को प्रदर्शित नहीं करता। मतलब ये बता रहा है कि कौन सा है जो ये नहीं बता रहा है कि लिथियम के औरों से प्रॉपर्टी अलग है। तो देखो टॉप टू बॉटम अगर जाए, ठीक है, फर्स्ट ए में, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, मेटल्स की साइज इंक्रीज होगी, मेटेलिक रेडी इंक्रीज होती है, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे की तरफ जाने पे कम होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, औरों का कंपैरिजन में लिथियम के ज्यादा होते हैं। फिर कह रहा है कि लिथियम औरों के बजाय क्या है, आपका मृदु है, मतलब सॉफ्ट है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे की तरफ जाने पर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो रही है, तो इसका मतलब नीचे वाले सॉफ्ट हैं, ऊपर वाला सॉफ्ट नहीं होगा। तो औरों के कंपैरिजन में तो ये सॉफ्ट ना होकर के हार्ड होगा। फिर आपका कह रहा है फर्स्ट है कि धातुओं के विपरीत लिथियम एक नाइट्राइड Ni3 बनाता है। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट ए वाली धातु नाइट्राइड नहीं बनाती, फर्स्ट ए वाली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती। लिथियम अपनी स्मॉल साइज की वजह से रिएक्शन कर लेती है, क्योंकि इसकी स्मॉल साइज होती है, तो यहाँ पे लेटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, जो इसके नाइट्राइड को स्टेबिलिटी दे देगी और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में भी काम में आएगी। क्लियर? फिर आपका कह रहा है लिथियम का आयन तथा इसके अन्य यौगिकों समूह के आयनों से, तो देखो लिथियम का जो कंपाउंड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, और लिथियम के कंपाउंड कोवेलेंट होने की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, उसके अंदर जो करेक्टर होते हैं आपके कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना हाइड्रेटेड फॉर्म सिर्फ कोवेलेंट करेक्टर की ही होती है। क्लियर? तो ये बात भी आपकी सही है। तो कौन सा है जो गलत है, ये आपका ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। KO2 पोटेशियम है, सुपरऑक्साइड इज यूज ऑक्सीजन है, सिलेंडर है इन स्पेस एंड सबमरीन बिकॉज इट। यह कह रहा है कि अंतरिक्ष तथा समुद्रों में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं वो उसमें KO2 क्यों। तो बिल्कुल सिंपल सा चीज है। KO2 क्या करता है, ये पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड, KO2 की बात नहीं, मैं हर पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड की बात कर रहा हूं। ये CO2 को अब्जॉर्व कर लेते हैं और O2 लिबरेट करते हैं। क्लियर? इस वजह से उसका यूज किया जाता है। जैसे ये आपका क्या है, सुपरऑक्साइड है, तो जब ये CO2 से रिएक्शन करेगा तो K2CO3 और साथ में O2 भी लिबरेट करेगा। तो ये क्या करते हैं, अब्जॉर्ब CO2 एंड इंक्रीज O2 की क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे। इस वजह से इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, द कंपोजिशन फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सही, ये कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये जिप्सम है। आप इसको थोड़ा हीट दोगे, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O अर्धा हाइड्रेट, ये POP बन जाएगा। तो जिप्सम कौन सा हो गया, ये आपका जिप्सम है। क्लियर? और अगर इसमें आप पानी मिला दोगे, प्लास्टर के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे हड्डियां वड्डियां टूट गई तो ऑर्थो में क्या किया जाता है, इसको प्लास्टर के रूप में काम में लिया जाता है। कैसे, POP होती है, इसको लपेटा और उसके बाद में पानी में भिगो दिया, या पानी में भिगो करके फिर काम में लिया जाएगा। तो जैसे पानी में भिगोएंगे, ये किस में बदल जाएगा, जिप्सम में। ये सॉलिड होता है, पूरा कवर कर लेता है। तो जलयोजित फॉर्म को काम में लिया जाता है प्लास्टर के तौर पे, POP को। ठीक है? ग्लोबल सॉल्ट आप फॉर्मूला याद रखो, Na2SO4.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोटोप हाइड्रोजन, तो कौन है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटेरियम, ये तीन आइसोटोप हैं। क्लियर? यहाँ पे ओनली लगा दिया, इसलिए इनके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि तीन देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रासायनिक प्रकृति है, द केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट, किंतु बेसिक मीडियम में ऐसा नहीं करता है। तो मैंने क्या कहा था, ये तो दोनों मीडियम में करता है। दूसरा कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक और, ये रहा, बिल्कुल सही बात है। फिर ये भी गया, ऑप्शन पढ़ो आराम से, क्योंकि ये दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH NaOH किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका क्या है, सेलाइन, मतलब कि लवणीय हाइड्राइड है। फर्स्ट है क्या, हाइड्राइड होते हैं ना, वो सेलाइन हाइड्राइड होते हैं। फिर 14 वाले जो भी होते हैं ना आपके, वो कौन से होते हैं, आणविक हाइड्राइड होते हैं। फिफ्थ के जितने भी हाइड्राइड होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, NH3 PH3 वगैरह, ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होते हैं। क्लियर। और डी ब्लॉक के जो इंटरस्टेशियल स्पेस में हाइड्रोजन आ जाती है निकल के इनके अंतराकाश में, ठीक है, उनको बोला जाता है आपका मेटेलिक हाइड्राइड। क्लियर। तो आपका ये हो गया सोडियम हाइड्राइड, क्या फर्स्ट एक है, इसलिए लवण हाइड्राइड मतलब सेलाइन हाइड्राइड। नेक्स्ट, ये कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट, देखना है आपको A to D, A से D तक। पहला कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये BF3 के साथ, अच्छा ये रहा, सेलाइन हाइड्राइड प्रोड्यूस H2 गैस व्हेन रिएक्ट विद H2। तो देखो ये आ गया सेलाइन हाइड्राइड, अगर इसकी किसके साथ रिएक्शन करवा दी जाती है, H2O से, तो बिल्कुल ये NaOH बनाता है और H2 गैस प्रोड्यूस करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। फिर BF3 के साथ अगर लिथियम, तो ये बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन जोड़ेगा। BF3 की जब LiAlH4 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बना देगा B2H6। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है PH3 एंड CH4 आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन पेरेसेस हाइड्राइड। बिल्कुल मैंने क्या कहा, फोर्थ वाले सारे के सारे कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ना ले रहा है ना देने के लिए है इनके पास। तो जो ऑक्टेट कंप्लीट ये रहे इलेक्ट्रॉन पेरेसियस, कौन से, CH4। और इसके लिए मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन रिच होता है क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है डोनेटिंग। फिफ्थ वाले सारे इलेक्ट्रॉन रिच में माने जाते हैं, ये भी सही है। फिर इनके पास आ जाओ मोलिकुलर हाइड्राइड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए ये कैसे हैं आपके मोलिकुलर हाइड्राइड हैं। तो ये भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ। तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए देख लो आप, अगर पॉली एटॉमिक A9 है, पॉली एटॉमिक A9, ठीक है, तो पॉली एटॉमिक A9 है तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे साइज ऑफ केटाइन की साइज इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर। और अगर मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक A9, मोनो एटॉमिक कौन से हो सकते हैं, जैसे हाइड्राइड हो गया, हेलाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, वो उनमें क्या होगा, जैसे जैसे साइज ऑफ केटाइन, ध्यान से देखना, साइज ऑफ केटाइन, जैसे जैसे केटाइन की साइज इंक्रीज होगी थर्मल स्टेबिलिटी उनकी डिक्रीज होगी। तो आप ये ध्यान रखो, ग्रुप में साइज हमेशा इंक्रीज होती है, तो पॉलीएटॉमिक A9 वाले आयनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज होगी और मोनोएटॉमिक A9 वाले की डिक्रीज होगी। तो आ जाओ, मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से ज्यादा बेरियम, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है। तो जैसे जैसे केटाइन की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहला कह रहा है लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर अमंग द एल्कलाई मेटल्स। तो एल्कलाई मेटल में वाटर के लिए यह सबसे कम रिएक्टिव है। क्लियर। तो देख लेते हैं ये बात सही है या गलत है। तो देखो नीचे की तरफ जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ता है। और मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है
वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली होगी। तो नीचे आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो ये सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे लेस रिएक्टिव है, बिल्कुल ये बात है, सही है। दूसरा, लिथियम क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में बिल्कुल पाया जाता है, कोवेलेंट हैलाइड हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल ECS में सबसे ऊपर आता है। तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये लो, लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग गिव्स, देखो जब भी लिथियम नाइट्रेट को आप हीट दोगे तो ये लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 में टूटेगा, क्योंकि ये वैसे टूटता है जैसे कि सेकंड है। लिथियम में उसी के अकॉर्डिंग टूटता है, सेम प्रॉपर्टी देगा जैसे सेकंड देता है, और वैसी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक वाले देंगे। बाकी लिथियम को छोड़ के फर्स्ट वाले जितने भी हैं, अगर आप उनको हीट दोगे, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, अगर आप इसको हीट दोगे तो ये टूटेगा NaNO2 प्लस O2। लेकिन ये सिर्फ कौन है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के लिए ही सही है। तो लिथियम तो ऐसे टूटता है, तो ये वाला आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सीजियम ब्रोमाइड? तो देखो सीजियम ब्रोमाइड, ये आपको पता है ये एल्केलाई मेटल्स है, तो ये टूटते हैं ऐसे सीजियम प्लस, ठीक है। क्या है ये? मोनोवेलेंट केटायन है। और ब्रोमाइड, ये तीनों एक यूनिट होंगे, 3 ब्रोमाइड यूनिट एक साथ रहेंगे और उन पे एनाइन होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आईटी में, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू मैन बिकॉज, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग ज्यादा देती है, तो ये ब्लड में घुल जाएगी, इस वजह से बॉडी में O2 की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है, सप्लाई कंप्लीटली। तो यही आ गया। ये क्या करता है? O2 की हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा जुड़ता है, इसलिए ये अपने लिए क्या है? हार्मफुल है। क्लियर? नेक्स्ट, CO इज मोर टॉक्सिक देन CO2, बिल्कुल सही। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की नेचर किसकी ज्यादा है? कार्बन मोनोऑक्साइड की है। ये आ गया थर्ड। क्लियर? सेम पैटर्न पे थे दोनों सवाल, समझ में आया अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक फॉर CO? देखो निम्न में से कौन सा है जो आपका, इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करना रह गया। नेचुरल सिंक पूछा जाता है जब भी पूछता है, नेचुरल सिंक। क्लियर? कि CO का नेचुरल सिंक कौन सा है? तो देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये आपका CO का सबसे अच्छा सिंक है, ये इसको यूज में लेता है। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये आएगा इसका। उसके बाद में देखा जाए महासागरों में तो वहां पे भी नहीं, प्लांट तो CO2 यूज करते हैं, हीमोग्लोबिन तो यहां पे भी ज्यादा नहीं आपका। तो कौन सा आ जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ भी है। विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट ए कॉमन पोलिएंट? मतलब कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है जो पोलिएंट नहीं है? तो आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल पोलिएंट है। आपका ये वाला पोलिएंट नहीं है। क्लियर? ये आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को देखो एक बार रीड लगाना पड़ेगा, एनसीईआरटी से, थ्योरेटिकल पार्ट है। What will be the effect of addition of organic material on water? अगर वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे तो क्या होगा? तो उन ऑर्गेनिक मटेरियल को बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए ऑक्सीजन यूज में आ जाएगी भाई, जिससे बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ये रहा। क्लियर? नेक्स्ट, बायोलॉजिकल लिख दिया, वैसे बायोकेमिकल होता है इसका। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ, तो देखो जिसके अंदर जितने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तो उनके कंजप्शन में तो काम में आई ना O2, तो मतलब कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस बढ़ने का मतलब ही बीओडी बढ़ना है। तो बीओडी किससे मापी जाती है आपकी? कि वाटर के अंदर कितने कार्बनिक प्रदूषक है, कितने पोलिएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए वाटर पोलिएंट एंड कॉज स्टेरिलिटी इन ह्यूमन बीइंग, मतलब कि ऐसा कौन सा मेटल है जो पानी के अंदर पोलिएंट का काम करके स्टेरिलिटी मतलब बंध्यता के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन सा है आपका मैग्नीज। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन की ऑक्साइड व्यापक रूप से वायु प्रदूषक है, लेकिन इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है भाई इतना, ये भी पोलिएंट है, ऐसी बात नहीं है। फिर ये कह रहा है जो ड्रिंकिंग वाटर उसकी जो पीएच है वो 5.5 से 9.5 के बीच होनी चाहिए, तो ये आपका 5.5 से ये 6.5 से 9.5 या 8.5 तक होनी चाहिए। इतनी ज्यादा पीएच होने पर फिर वो क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, मतलब ये तो फॉल्स हो गया, ये भी हो गया। फिर हाँ, डीओ की अगर कंसंट्रेशन 6 ppm से कम हो जाती है तो उसमें फिशेस वगैरह आराम से ग्रोथ कर सकती हैं, लेकिन अगर इससे ऊपर चली गई तो फिर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए जो लिमिटिंग वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, 6 ppm, तो ये आपका सही है। फिर प्योर वाटर, तो देखो जैसे अपन कहते हैं ना आसू जल, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, उसकी तो बीओडी की वैल्यू होती है 0। फिर उसके बाद में आता है क्लीन वाटर, क्लीन वाटर की होती है आपकी 2 से 3 के बीच, 5 ppm से कम। अब इसने 5 से कम बोल दिया, तो अगर 4 के आसपास आ गई तो वो तो मॉडरेटली क्लीन माना जाता है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है, तो आपका कौन सा है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डीडीटी अमंग द फॉलोइंग। देखो ग्रीन हाउस के लिए रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है डीडीटी, ठीक है, उसके लिए तो CO2 वगैरह वो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ए फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर नहीं है, ये तो कीटनाशक है भाई। फिर बायोडिग्रेडेबल ना, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है आपका, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब पोलिएंट का कारण बनता है। क्लियर। डीडीटी, डाइक्लोरो, याद है क्या, नहीं है, अरे याद है कि नहीं है, डीडीटी आपके एल्किल हैलाइड में पढ़ते हो ना, समझ गए, बस तो वही। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, द पीएच ऑफ रेन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, वर्षा के पानी की पीएच, तो इसको आप याद रखिएगा, डेटाबेस क्वेश्चन है, 5.6 इसकी पीएच होती है। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना थोड़ा, अगर इसी रेन वाटर की पीएच 4 से कम हो जाती है, अप्रोक्स 4 के आसपास आ जाती है, तो उसको आप एसिडिक रेन बोलते हैं, वो हार्मफुल होती है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, पीने के पानी से मेथेमोग्लोबिनेमिया होने का कारण है, तो बिल्कुल ध्यान रखना नाइट्रेट की वजह से होता है, तो देखो इनमें से नाइट्रेट कौन सा है, ये। हाँ, वो अलग बात है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए 50 ppm से भी ज्यादा हो जाए, पार्ट्स पर मिलियन, तब वो इसका रीजन बनती है। क्लियर। ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि नाइट्रेट आयन की वजह से होती है डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम में प्रेस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि पीने के जल में कॉपर की निर्धारित अधिकतम सांद्रता, मैक्सिमम, जहां तक कि वाटर अपना हार्मफुल नहीं हो, अच्छा रहे। देखो ये मिनरल्स है, मानते हैं अपन, कॉपर अपने शरीर के लिए ठीक रहता है पीने के लिए, ऐसे और भी मिनरल्स होते हैं वो बॉडी को चाहिए होते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, वो काम में आते हैं, लेकिन अगर किसी की जो कंसंट्रेशन है वो अगर जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी उससे ज्यादा हो जाती है तो वो हार्मफुल भी होती है। तो कॉपर की वही क्वांटिटी पूछ रहा है जो जहां तक आप सर्वाइव कर सकते हो, वो मतलब कि पानी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है, ठीक है, तो वो आती है आपकी 3 ppm। रीजन ऑफ लेंथेनोइड कंट्रक्शन इज, लेंथेनोइड संकुचन का कारण क्या है, तो मैंने बताया था एप कक्षकों का नगण्य आवरण, बता दिया था पहले ही, नेगेबल सेलिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपका वही आ गया, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन की सबसे प्योर फॉर्म वो होती है रोट आयरन, इसमें सबसे कम 0.25 के % के समथिंग इसमें कार्बन होता है, सबसे प्योर फॉर्म रोट आयरन होता है, और सबसे इम्प्योर फॉर्म होता है पिग आयरन, ठीक है, मेटलर्जी में पढ़ेंगे अपन ये। AgCl व्हेन हीटेड विद Na2CO3, जब AgCl को आपका
Na2CO3 के साथ हीट किया जाता है तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा Ag प्लस NaCl प्लस CO2 निकल जाएगी हीट करेंगे तो Ag बनेगा। ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक व्हेन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NaOH, जब जिंक की NaOH के साथ रिएक्शन करवाई जाए, तो जिंक की जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है Na2ZnO2। तो जब भी आयनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो वहां पर नंबर ऑफ आयन शामिल नहीं करते, तो आप इसको देख के कहीं सोडियम डाइसोडियम जिंकेट मत कर देना, ये सोडियम जिंकेट ही बोला जाएगा। क्लियर, नंबर ऑफ आयन यहां शो करने की जरूरत नहीं है। द बेसिक करेक्टर ऑफ द ट्रांजिशनल मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोइंग, तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखो, ऑक्साइड की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली होती है। तो Al2R चलते हैं ना टेबल में, तो क्या होता है वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो वेनेडियम आ गया, टाइटेनियम आ गया, फिर वेनेडियम आ गया, फिर क्रोमियम आ गया, फिर आयरन आ गया, तो फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग, तो मैंने वही कहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे लगा दिया तो सेटिंग किससे की जाती है, जो उसको जिप्सम में बना दे, कौन, हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब हाइड्रेशन किया जाएगा उसका, बोला था नहीं ये पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम +2 डज नॉट फॉर्म आइदर पेरोक्साइड ऑफ सुपरऑक्साइड बिकॉज, ये कह रहा है कि मैग्नीशियम जो आयन है तो ये ना तो पेरोक्साइड बनाता है ना सुपरऑक्साइड। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड हमेशा लार्ज साइज वाले आयन बनाते हैं, और मैग्नीशियम +2 की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। इस वजह से ये पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड न बना के सिर्फ क्या बनाता है, आपका ऑक्साइड बनाता है। एक चीज का ध्यान रखना, पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड बनाना ये एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी मानी जाती है, क्योंकि एस ब्लॉक के जो मेटल्स होती है ना उनकी साइज लार्ज है, तो उनके कैटायन की साइज लार्ज होने की वजह से वो पेरोक्साइड भी बना सकते हैं और सुपरऑक्साइड भी। लेकिन फर्स्ट ए में लिथियम, सेकंड ए में बेरिलियम और मैग्नीशियम आयन, इन तीनों की साइज स्मॉल होने की वजह से ये सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं, पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड नहीं बनाते, तो इसलिए अपना आंसर कौन सा गया है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, समझ में आ गया होगा ये तो। क्वेश्चन नंबर 71, व्हेन सोडियम मेटल इज डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, जब सोडियम मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो ब्लू कलर जो आता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो देखो ये मेटल हो गई सोडियम, हर मेटल की बात करता हूं, एल्केलाई मेटल हो गई, इनको जब आप लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, मेटल NH3, एक मिनट यहां पे बना देते हैं, पूरी रिएक्शन आएगी नहीं, ये मेटल है, इसके साथ मान लो X + Y मोल किसके ले लिए, NH3 के ले लिए, NH3 कैसा लिक्विड, तो मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, X मोल मान लो इसके साथ जुड़ गए, प्लस A क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो इसने रिलीज किया, इसके साथ NH3 के Y मोल जुड़ जाएंगे, ये होता है माइनस। क्लियर। तो कहा जाए कि जब भी किसी एल्कलाई मेटल को वाटर में लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है वो सोल्यूबल कंडक्टिविटी शो करता है, तो दोनों रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि फ्री है ना दोनों ही। लेकिन जब कलर की बात करें तो कलर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, जब बात करें पैरामैग्नेटिज्म ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, इनके तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते ये तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ले लेगा, तो कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, या अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन इसको बोल सकते हैं। इसी प्रकार पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल। हाँ वो अलग बात है, इसको अगर काफी देर तक एक जगह स्थिर रख देंगे तो एमाइड बन जाएगा, जिसकी वजह से इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर। इसका कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है वो ब्रॉन्ज कलर का होता है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो आपका कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। Fe+3 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe+2, तो देखो Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d6 4s0, और Fe+3 का क्या होता है, आर्गन
3D5 4S0। तो आपको पता है 3D5 आने का मतलब है यह हाफ हिल है और हाफ हिल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए +3 आयन ज्यादा स्टेबल है। ये रहा सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस। कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन है जो कलरलेस है। हालांकि यहाँ पे ट्रांजिशन बोलना गलत होता है, ये नॉन ट्रांजिशन होता है, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जनरली सबको ट्रांजिशनल बोल दिया जाता है, लेकिन आपको पता है उनमें से सिर्फ 36 ट्रांजिशनल है और 4 जो सेकंड बी वाले वो नॉन ट्रांजिशनल है। तो देखो वेनेडियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या आ जाएगा, आर्गन 3D1, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका लिखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 2 अनपेयर्ड है भाई। इसका लिखो आर्गन हो गया 3D3 क्रोमियम +3 का 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका लिखो आर्गन हो गया 3D10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां 0 है, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 थे, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इसके पास आ जाओ टाइटेनियम, तो इसका क्या आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो आर्गन 3D1 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 वो कलरलेस। तो आपका आंसर कौन सा आया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द ऑक्साइड ऑफ ए मैग्नीज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। मैंने अभी बताया था कि डी ब्लॉक वाले लोअर में तो बेसिक होते हैं, मॉडरेट में कैसे आ जाते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन एम्फोटेरिक, और हायर में कैसे हो जाते हैं एसिडिक हो जाते हैं। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेज इंक्रीज होगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। तो देखो ये +7 है, यह आपका +4 है, यह आपका कैसा है +3 है, इसमें +2 और +3 का मिक्सिंग होता है और ये +2 हो गया। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर फर्स्ट ही आ गया। क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेज निकालना आनी चाहिए भैया आपको। फिर आता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड एंड ऑक्सीडाइज इट टू I2। ये कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट है आपका K2Cr2O7, ये एसिडिक मीडियम में आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, तो बिल्कुल खुद क्रोमियम +3 में चला जाएगा और क्रोमियम +3 में जाकर के ग्रीन कलर देगा। तो यही तो पूछा है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेज क्या होगी, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेज होगी +3। तो देखो ये अपना एपिसोड 17वां कंप्लीट होता है, जिसमें डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को इंक्लूड किया। इसमें 2 चीज है ना, आपको सही बताऊं, हाइड्रोजन और एनवायरमेंटल, ये आप सेल्फ स्टडी में थोड़ा अच्छे से लें। इसमें क्वेश्चन आपको पता चल गया कैसे, कुछ लगभग क्वेश्चन डेटाबेस होते हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा जब पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आती है तो ये समझ लो ब्लॉक सिस्टम वहीं खत्म हो जाता है, लगभग वहीं पे आ जाते हैं। कुछ एक रिएक्शन होते हैं जो अपने को ध्यान में देनी होती है। क्लियर। तो जैसा कि अपन ने सीएलसी ने वादा किया था कि आपके सारे के सारे 6 दिन के अंदर केमिस्ट्री पंच के वीडियो मिल जाएंगे, तो उसी मुहिम के अकॉर्डिंग आपको ये 17वां पंच भी जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया गया है, और ऐसे आपके आने वाले 3 दिन के भीतर जो भी बचे हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे। बस आपको साथ लगे रहना है, सीएलसी के साथ बने रहना है, पढ़ना है। ओके, जय सीएलसी, थैंक यू।